नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। एसआईपी से निवेश पर लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। एमफी के डेटा के अनुसार जुलाई में एसआईपी इनफ्लो 15,000 करोड़ के भी पार निकल गया, यानी ऑल टाइम हाई पर। साथ ही निवेशकों ने हाइब्रिड फंड और लिक्विड कैटेगरी फंड में बढ़ चढ़कर निवेश किया है जुलाई के महीने में। इसी ट्रेंड पर आज हम करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट, और विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। विश्वजीत जी और हेमंत जी, आप दोनों का स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। तो हर महीने म्यूचुअल फंड का डेटा आता है, उससे एक तस्वीर हमें देखने को मिलती है कि आखिरकार निवेशकों की रुचि कहां पर है, कहां पर निवेश हो रहा है, कहां पर थोड़ी सुस्ती नजर आ रही है। और इस पर एक चर्चा करना जरूरी भी है, क्योंकि इस ट्रेंड से थोड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग के कई जो अलग अलग एंगल से उन्हें समझने में आसानी भी होती है। और एक बात तो हमने पिछले कई महीनों से बहुत ही साफ तौर पर देखी है, वो ये देखी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि साल के शुरुआती जो 6 महीने थे लगभग, बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। उसके बाद बाजार ने पिछले ही महीने एकदम जबरदस्त ऑल टाइम हाई भी छुआ। इसके बावजूद चाहे बाजार किस भी स्थिति में क्यों ना हो, लोगों का एसआईपी पर से भरोसा नहीं हिला। मैं कुछ आंकड़े पेश करने वाली हूं जिससे समझ में आता है कि क्यों एसआईपी हिट है। क्योंकि एक बार फिर से एसआईपी ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश एसआईपी के जरिए आया है इस बार म्यूचुअल फंड में, और ये अपने आप में एक ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है। जून में 14,700 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा हमें देखने को मिला था। मई में उससे थोड़ा ज्यादा था, पर फिर भी 14,700 करोड़ के ऊपर ही था। और अप्रैल में ये जो आंकड़ा था वो था 13,700 करोड़ का। तो अगर हम अप्रैल से जुलाई तक के महीनों को देख लें तो ये इन आंकड़ों में जबरदस्त बढ़ोतरी ही देखने को मिली है। हेमंत जी, पहला रिएक्शन आपकी तरफ से हम लेना चाहेंगे। जब पिछले बार भी आपसे बातचीत हुई थी और एसआईपी पर हमने काफी सारे शोज भी किए हैं और ये समझने की कोशिश की है कि क्यों एसआईपी हर एक सीजन में हिट है, और जिस तरीके से ये जो एसआईपी के आंकड़े बढ़े हैं, इससे क्या विश्वास पैदा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो नए निवेशक भी जुड़ रहे हैं बाजार के साथ, वो भी ये यकीन रखते हैं कि धीरे धीरे अनुशासित निवेश से ही एक लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। जी स्वाति, देखिए, बहुत सालों से हम ये कोशिश कर रहे थे कि हमारे देश में किसी तरीके से इक्विटी कल्ट आए। तो मुझे लगता है उस डायरेक्शन में जो प्रोग्रेस हुई है उसमें एसआईपी ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आई थिंक बहुत चैलेंजेस थे। जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स, एडवाइजर्स हो, चाहे वो रेगुलेटर्स हो, चाहे वो मीडिया हो, आई थिंक सभी ने इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। क्योंकि काफी सालों में स्टार्टिंग में ऑपरेशनल चैलेंजेस आते थे, माइंडसेट का इशू था। और आई थिंक मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा क्रेडिट हमें अपने निवेशकों को भी देना होगा। क्योंकि जब आप एक एसेट क्लास, यानी एक कंजर्वेटिव एसेट क्लास से इक्विटी जैसी एसेट क्लास में मूव करते हो, तो ये प्रूवन चीज है कि जब आप डिसिप्लिन प्रोसेस फॉलो करते हो, जो एसआईपी आपको एनकरेज करता है करने के लिए। क्योंकि एक तो आपके सेविंग में डिसिप्लिन आता है, आप हर महीने सेव करते हो, फिर इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन आता है। लेकिन फिर भी वहां से यहाँ तक आने में काफी सारे चैलेंजेस होते हैं। काफी हिम्मत होनी चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए, जो उन्होंने यहाँ पे दिखाई है। ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, अब शायद हम उस ट्रेंड में पहुंच गए, क्योंकि हमने इसमें काफी कुछ चैलेंजेस देखे। जैसा मैंने कहा, ऐसा भी समय था जब इन्वेस्टर जब भी मार्केट गिरती थी अपने एसआईपी को रोक देते थे। लेकिन जो बड़ा बदलाव हुआ है स्वाति, मैं कहूंगा कि जो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इन्वेस्टर्स ने फॉलो करना शुरू किया है, उसके बाद एक और जो कॉन्सेप्ट बीच में आया, स्टेप अप एसआईपी। यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े वैसे वैसे आप एसआईपी बढ़ाते जाएं। तो आई थिंक ये कुछ फैक्टर्स हैं। और इन्वेस्टर्स ने रियलाइज किया कि जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हो तो आप डिफरेंट लेवल पे इन्वेस्ट करते हो, आपको एवरेजिंग का फायदा होता है। जो सबसे बड़ा डर है आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करने का, वॉलेटिलिटी का, काफी हद तक उसको ना कि आप टैकल कर पाते हो, क्योंकि उसको अपने एडवांटेज में आप उसको टर्न करते हो, क्योंकि आपको एवरेजिंग का फायदा होता है। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा ट्रेंड है स्वाति, ये चलता रहेगा। ये ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हमको यहाँ से दिखती रहेगी। और मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स की जो यात्रा है वेल्थ क्रिएशन की, उसमें एसआईपी, स्पेशली जो इक्विटी फंड में एसआईपी होती है, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ है, हो रहा है,
और होता रहेगा, और हमारी मार्केट में स्टेबिलिटी और ग्रोथ जो हम देख रहे हैं, उसमें भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो एसआईपी का है। विश्वजीत जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जुलाई में खास तौर पर हमने बाजार को नई ऊंचाइयां छूते हुए देखा है, और ऐसे मौके पर, क्योंकि जुलाई के आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं, ऐसे मौके पर एसआईपी में ज्यादा निवेश आना, मतलब लोगों ने समझा कि बाजार क्योंकि बहुत ही हैप्पी मूड में है, इसलिए नए निवेश की शुरुआत करें या निवेश को और बढ़ाएं। जैसे हेमंत जी ने कहा कि स्टेप अप एसआईपी इंपॉर्टेंट, मतलब ऑलरेडी आप एसआईपी कर रहे हैं, उसको और ज्यादा बढ़ाया लोगों ने, नए निवेश भी काफी ज्यादा हुए एसआईपी बढ़ाने के। तो एक तो बाजार के हाई पे एसआईपी, दूसरा जब बाजार बॉटम पर है, या ये कह सकते हैं बाजार में एक गिरावट है या वॉलेटिलिटी है, उस पर एसआईपी। तो लोग ये जानना चाहते हैं हमेशा कि बाजार के अलग अलग मूड और माहौल में एसआईपी का रोल किस तरीके से वो एस्टैब्लिश करे, कैसे समझे कि बाजार अगर बहुत ही हैप्पी मूड में ऑल टाइम हाई पे है तब एसआईपी की शुरुआत करें, या ज्यादा पैसे डालें, या बाजार की गिरावट में खरीदारी का मौका तलाशें। जी बिल्कुल स्वाति, मेरे हिसाब से वैसे तो अक्सर कहा जाता है कि एसआईपी थोड़ा कम वर्क करती है जब मार्केट हाई पे होता है, और जब मार्केट लो पे होता है तो बहुत इफेक्टिव रहती है, अच्छे रिटर्न्स आते हैं। लेकिन मार्केट को टाइम करना किसी के बस की बात नहीं है। ये प्रोडक्ट इतना ब्यूटीफुल है कि आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी से भी बचाता है। आप उतार चढ़ाव से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लंबे समय के लिए एसआईपी कर रहे हैं। अगर आप मार्केट गिरावट पे है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं, तो लोगों को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का लाभ अब समझ में आने लगा है। और मेरे ख्याल में इससे बेस्ट स्ट्रैटेजी हो भी नहीं सकती कोई। हम इतने सालों से ये बोल रहे हैं कि आप स्टैगर करिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, एक साथ लमसम ना लगाए, क्योंकि मार्केट टाइमिंग हर एक के बस की बात नहीं है, और अच्छे फंड मैनेजर्स भी इसमें गलती कर जाते हैं। तो ये एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म आप डिसिप्लिन्ड वे में निवेश कर रहे हैं। और जैसा अभी हेमंत ने भी बताया कि एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है। अगर आप, कई लोगों को आज म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन से तो काफी लोगों को पता, अवेयरनेस फैली ही, लेकिन आप अगर रूरल बेल्ट में जाएंगे तो लोगों को म्यूचुअल फंड नहीं पता। वो लोग कहते हैं कि मेरी एसआईपी करा दीजिए, म्यूचुअल फंड नहीं एसआईपी करा दीजिए। तो एसआईपी एक हाउस होल्ड नेम बन गया है आज की तारीख में, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे सभी निवेशकों को बहुत लाभ हुआ है। और अगर हम थोड़ा एज ओल्ड इन्वेस्टर्स को देखें जिन्होंने 3 साल 5 साल पहले निवेश करना शुरू किया था, और वो आज जब एसआईपी की रिटर्न्स देखते हैं तो उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, एक बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस मिला है अपनी वेल्थ क्रिएट करने का, इन्फ्लेशन को बीट करने का। तो उन्होंने अपना वॉलेट शेयर बढ़ाना शुरू कर दिया है। जो 10,000 की एसआईपी करते थे वो 15,000 की करने लगे हैं। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, स्टेप अप अप्रोच फॉलो करने लगे हैं। तो इसकी वजह से एसआईपी अपने आप में एक हिट प्रोडक्ट बन गया है, और ये मार्केट को भी एक अच्छी खासी, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी एक स्टेबिलिटी देता है कि इतना निवेश तो फ्रेश इन्फ्लोज आएंगे ही आएंगे हर महीने। तो मार्केट में भी एक गिरावट का डर थोड़ा कम हो गया है, और इससे एक अच्छा पॉजिटिव मेरे ख्याल में माहौल बन गया है। अब हर निवेशक चाहता है, अब इस चढ़ती मार्केट में भी जो लोग कहते हैं कि हम मिस कर गए, तो वो आज दोबारा से जुड़ना चाहते हैं मार्केट से और एसआईपी से स्टार्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो एसआईपी के आंकड़े बताते हैं कि एसआईपी बढ़ चढ़कर लोग कर रहे हैं, और आगे भी ये ट्रेंड जारी रहने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। और जो आंकड़ों को अगर हम समझें, उसमें खास तौर पर म्यूचुअल फंड की जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, पहले तो जो इक्विटी फंड में जो निवेश आया है उसको समझना जरूरी है, क्योंकि जून के कंपैरिजन में कुछ हमने कमी देखी है जुलाई के आंकड़ों में इक्विटी फंड के। इक्विटी में भी हेमंत जी खासतौर पर देखें, लार्ज कैप अगेन कैटेगरी ऐसी रही है जिसमें लगातार हम कई महीनों से आउटफ्लो देख रहे हैं। बाकी कैटेगरीज की तरफ फिर से आएंगे, क्योंकि स्मॉल कैप में जितना निवेश हमने पिछले महीने देखा था उतना निवेश इस महीने नहीं आया है। हालांकि मल्टी कैप ने अच्छा किया है, मल्टी कैप में उसके पिछले महीने के मुकाबले अच्छा निवेश आया है। पर इक्विटी एज अ होल कैटेगरी, क्या वजह हो सकती है कि जो ये निवेश है कुछ घटा है पिछले महीने के मुकाबले? हाँ देखिए स्वाति, ऐसा है, हमने देखा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट ने ऑल टाइम हाई अचीव किया, मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऑब्वियसली ऐसे समय में इन्वेस्टर्स ऐसे भी होंगे जो प्रॉफिट बुक करते हैं, उनको लगता है कि इतना रिटर्न हमको मिला, हम यहाँ से चले जाएं।
बट आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझना है, वो एक्सटेंशन है जो हम अभी बात कर रहे थे एसआईपी का। एसआईपी बुक का बढ़ना हर महीने मतलब ये है कि जो डिसिप्लिन इन्वेस्टर है उसने अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को मार्केट लेवल से अलग कर दिया। अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर नहीं है, या जैसे आप बोलते हैं कि आप क्लियर टाइम होराइजन से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, या आपको पता नहीं एग्जैक्टली कितना लंबा समय है आपके पास, तो ऐसे जो निवेशक हैं जैसे जैसे उनको मौका मिलता है, उनको लगता है कि इतना रिटर्न हो गया, वो मार्केट से निकलते हैं। और वही कारण है क्योंकि अगर हम पिछले महीने की भी जुलाई की अगर हम बात करें तो टोटल इनफ्लो जो था इक्विटी मार्केट में वो करीब 38,000 है, और जो रिडम्पशंस है वो करीब 30,500 कुछ। तभी हमने देखा कि जो बाकी जो पैसा है, इसका मतलब क्या है कि जो रिडम्पशन हो रहे हैं वो उन इन्वेस्टर से हो रहे हैं जिनको लगता है कि अभी रिटर्न अच्छा हो गया हमारा, या जो बहुत क्लैरिटी नहीं थी कि हमारा टाइम होराइजन कितना है, या ऐसे भी होंगे जिनका टाइम होराइजन कंप्लीट हो गया। तो वो एक कारण है। बट ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक डिसिप्लिन तरीके से आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे मैंने कहा, वो इंपॉर्टेंट है हर इन्वेस्टर के लिए समझना, वो कहीं ना कहीं आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फोकस रखते हो अपने गोल्स के ऊपर, आप उसको मार्केट लेवल से अलग करते हो। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखिए मार्केट है, मार्केट में नया पैसा भी आएगा, पैसा बाहर भी जाएगा, बट इवेंचुअली क्या इंपॉर्टेंट है कि कितना पैसा ऑन ए सस्टेनेबल बेसिस इंडस्ट्री में आता है और कितना वो कंट्रीब्यूट करता है स्टॉक मार्केट की ग्रोथ में। तो आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोनों के लिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए। स्मॉल कैप फंड जैसे हम उसके आंकड़े दिखा रहे हैं, हमने जून में देखा था एकाएक जो स्मॉल कैप फंड में निवेश करने के जो आंकड़े थे वो काफी ज्यादा बढ़ गए थे, लगभग 2000 करोड़ से बढ़ गए थे। जुलाई में उसमें हमने कुछ कमी देखी है, मतलब जो एक बहुत बड़ा लोगों को ट्रेंड लग रहा था कि स्मॉल कैप है तो मुनाफा है, उसमें थोड़ा सा हमें कमी देखने को मिली है। वहीं मिड कैप के अगर हम आंकड़े अब दिखाएं तो यहाँ पर भी जून के मुकाबले कुछ कमी होती हुई हमने देखी है। बीच में एक बहुत बड़ी रैली हमने देखी थी, स्मॉल कैप मिड कैप जो इंडेक्स था उसने भी बहुत जबरदस्त प्रदर्शन दिया था, और उसके बाद लोगों का रुझान स्वाभाविक तौर पर स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस की तरफ काफी ज्यादा जाते हुए हमने देखा, और उसका डेफिनेटली जो असर था वो हमें जो निवेश के आंकड़े हैं उसमें भी देखने को मिला। पर यहां पर गौर करने लायक जो बात है वो है मल्टी कैप फंड्स की। विश्वजीत जी, खास तौर पर मल्टी कैप कैटेगरी में हमने देखा है जून के मुकाबले जुलाई में 3 गुना ज्यादा निवेश हमने बढ़ता हुआ देखा है आंकड़ों के लिहाज से। कुछ 500 करोड़ का जो आंकड़ा जून में था वो बढ़कर अब 2500 करोड़ हमें देखने को मिला मिड कैप कैटेगरी में, माफ कीजिए मल्टी कैप कैटेगरी में, जो जून में टू बी वेरी प्रिसाइज 735 करोड़ का निवेश आया था। मल्टी कैप में क्या खास ऐसा आपको लग रहा है जो कि सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना निवेशकों के प्रति? देखिए स्वाति जी, मल्टी कैप जैसे स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा सा हाई रिस्क है, ये निवेशकों को भी अब समझ में आने लगा है कि अगर मार्केट फॉल होती है तो यहाँ पे ज्यादा रिटर्न्स गिर सकते हैं। तो एक ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन है जो मल्टी कैप फंड में मिलता है, जहाँ पे मिनिमम 25% स्मॉल कैप, 25% मिड कैप और 25% लार्ज कैप, और जो रिमेनिंग 25% है वो फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, जहां पे उनको लगता है कि अगर लार्ज कैप का आउटलुक अच्छा है या मिड कैप का आउटलुक अच्छा है वो वहां पे उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन निवेशकों को मिलता है, फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्वाति जी, जो ज्यादातर निवेशक हैं वो रिटर्न्स देखते हैं। तो मल्टी कैप के जो रिटर्न्स हैं वो काफी अच्छे रहे हैं, और ज्यादातर निवेशक रिटर्न्स को चेज भी करते हैं। हालांकि वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, बट मल्टी कैप अपने आप में एक खासियत इसलिए भी है कि यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन जो मिल रहा है, और ये स्मॉल कैप और मिड कैप के मुकाबले काफी कम जोखिम है। तो अगर कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर नहीं लेकिन मीडियम टू एग्रेसिव निवेशक है तो वो उसके लिए ये बहुत अच्छा विकल्प बन जाता है अगर वो लंबे समय के लिए यहाँ पे निवेशित रहते हैं। बिल्कुल, तो ये हम देख पा रहे हैं मल्टी कैप को लेकर ट्रेंड जो हमें इस बार के एम्फी के आंकड़ों में भी देखने को मिले हैं, जो कि जुलाई महीने के सामने आए हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी आगे चर्चा जारी रहेगी। खास तौर पर चर्चा हम हाइब्रिड कैटेगरी पर भी करेंगे। हाइब्रिड कैटेगरी में भी हमने निवेश बढ़ते हुए देखा है, और खास तौर पर डेट म्यूचुअल फंड की लिक्विड कैटेगरी में काफी ज्यादा निवेश आया है। इस ट्रेंड के क्या मायने हो सकते हैं, चर्चा थोड़ी देर में। आज हम खास चर्चा करें हमारे दो खास एक्सपर्ट से, हेमंत रुस्तगी और विश्वजीत पराशर। मल्टी कैप फंड में निवेश
हुआ है ज्यादा पिछले साल माफ कीजिए पिछले महीने के जो एमपी ने म्यूचुअल फंड के आंकड़े पेश किए हैं उसके मुताबिक हाइब्रिड कैटेगरी पर आए और उसके कुछ आंकड़े सबसे पहले दिखाते हैं। हमने जून में लगभग 4,500 करोड़ से ऊपर या टू बी प्रिसाइज 4,611 करोड़ रुपए का निवेश देखा था हाइब्रिड कैटेगरी में, जो कि जुलाई में बढ़कर 12,421 करोड़ रुपए पर आया है। तो हाइब्रिड फंड हेमंत जी अगर समझने की कोशिश करें, क्योंकि पिछले कुछ समय में खासतौर पर जुलाई में बाजार हाई पर तो पहुंचे, लेकिन एक थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति भी बाजार में रही है और ये एक मौका रहता है जब निवेशक सोचते हैं कि ऐसे किसी कैटेगरी की तरफ जाएं जहां पर डेट और इक्विटी दोनों का बैलेंस उन्हें मिले। क्या आपको लगता है ये एक वजह हो सकती है हाइब्रिड फंड को लोगों ने चुना है? जी स्वाति, आई थिंक हाइब्रिड फंड इन एनी केस आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में। अब हुआ क्या है कि जैसे हमने देखा कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऐसे भी निवेशक होते हैं जिनको इक्विटी में फेथ है और जो इनिशियल जो एप्रीहेंशन रहती है वो निकल गई तो वो उन्होंने इक्विटी में एलोकेशन बढ़ाया। और ऐसे भी निवेशक हैं जो शायद अभी भी इक्विटी से इतना कंफर्ट नहीं है, वो चाहते हैं कि इक्विटी में पार्टिसिपेट करें लेकिन नहीं चाहते कि पूरा पैसा इक्विटी में जाए। एक तो वो कैटेगरी है, तो उनको जो है हाइब्रिड फंड अच्छा लगता है। दूसरा हो सकता है जेन्युइनली आपका टाइम होराइजन उतना ना हो जो इक्विटी के लिए हो। देखिए अगर आप एसआईपी से भी इन्वेस्ट करते हो तो कम से जब आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड वो 5 साल का होता है। अगर आपके पास उतना लंबा समय नहीं है, चाहे वो लमसम हो चाहे वो एसआईपी हो, तब आप फिर हाइब्रिड फंड को देखते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि जब से जो डेट फंड्स हैं जो एक अच्छा एक कह सकते हैं कि एक अच्छी ऑप्शन थी इन्वेस्टर्स के लिए, स्पेशली जो टैक्स एफिशिएंट रिटर्न चाहते थे हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में, उनके लिए एक प्रॉब्लम ये हो गया कि अभी जो गेन्स है डेट फंड के वो अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक ऑल्टरनेट देखना शुरू किया कि ऐसी ऑप्शन हो जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी ना हो लेकिन उनको रिटर्न जो है वहां से बेहतर मिले और टैक्स एफिशिएंट रिटर्न मिले। तो आई थिंक ये 2-3 कारण हैं कि हमने देखा है कि हाइब्रिड फंड में ज्यादा पैसा आ रहा है और काफी समय से आ रहा है, क्योंकि हाइब्रिड मुझे लगता है हमेशा ही एक पॉपुलर कैटेगरी रही है। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज यहाँ पे ये भी, आप जैसे भी निवेशक हो, कितना भी आपके पास टाइम होराइजन हो, आपके पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ हाइब्रिड फंड्स हैं वहां पे। और एक बहुत बड़ी कैटेगरी जो बैलेंस एडवांटेज फंड कहते हैं, ओवर द इयर्स उसमें काफी सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया और अच्छा खासा उन्होंने रिटर्न भी कमाया है, क्योंकि इक्विटी का जो प्रोपोर्शन है वो मार्केट लेवल के हिसाब से कम या ज्यादा होता है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो इक्विटी प्रोपोर्शन कम होता है, जब मार्केट नीचे आती है तो इक्विटी प्रोपोर्शन ऊपर होता है, जो हर निवेशक चाहता है कि उनके इन्वेस्टमेंट में हो, लेकिन वो खुद से करने की उनमें क्षमता नहीं होती है। तो ऐसे में जो हाइब्रिड फंड्स हैं मुझे लगता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे मैंने बताया 2-3 अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के लिए। तो मुझे लगता है ये कैटेगरी में भी हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ देखेंगे आगे आने वाले समय में। विश्वजीत जी, आपसे जानना चाहते हैं कि अभी बाजार की प्रेजेंट सिचुएशन में, क्योंकि हाइब्रिड तो अपने आप में कैटेगरी है और उसमें बहुत सारे फंड्स आते हैं, कौन से फंड जो है वो निवेशकों के लिए सही हैं अगर कोई निवेश करना चाहे तो? देखिए स्वाति जी, इसमें 5-6 कैटेगरीज के फंड्स हैं। जो लोग बहुत ही कंजर्वेटिव हैं, बहुत कम इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और डेट में ज्यादा कॉम्पोनेंट रखना चाहते हैं, तो उनके लिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है। लेकिन कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि एसेट एलोकेशन तो चाहिए डेट और इक्विटी का दोनों का, लेकिन थोड़ा इक्विटी ज्यादा होना चाहिए और रिटर्न्स भी उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो वो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में जाते हैं। इसके बाद बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड है, जहाँ पे 40 और 60% के बीच में आपका इक्विटी कॉम्पोजिशन रहता है और 40 से 60% के बीच में डेट रहता है। इसके अलावा मेरे हिसाब से जो जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड है, ये बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है, जहाँ पे काफी रिटायरीज भी इसमें आके निवेश करते हैं, जो उनका प्रोसीड्स होता है और उसमें उनको एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। और एक इंटरेस्टिंग फेज भी है इस मार्केट का कि डेट भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है और इक्विटी मार्केट में भी बहुत अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं। हालांकि डेट म्यूचुअल फंड्स में अगर हम देखें तो लोग इतना पॉपुलर नहीं है डेट म्यूचुअल फंड, जबकि आफ्टर इंडेक्सेशन बेनिफिट चला गया है, तो हाइब्रिड फंड कैटेगरी में ये अपने आप में एक अट्रैक्टिव बन गया है। हर तरीके का निवेशक जो अपनी एसेट एलोकेशन करना चाहता है, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता है अक्रॉस एसेट क्लास, तो वो हाइब्रिड फंड में आते हैं। और इसके अलावा इक्विटी सेविंग स्कीम्स हैं, जहां पे भी आपको एक अच्छा टैक्सेशन एडवांटेज मिलता है और 10 से 50% के करीब मैक्सिमम लिमिट जो है इक्विटी में रहती है। और यहाँ पे फंड मैनेजर्स जो है काफी डिस्क्रिशन रखते हैं डेट और इक्विटी में
मार्केट का आउटलुक देखते हुए वो थोड़ा बहुत ऊपर उतार चढ़ाव करते रहते हैं डेट और इक्विटी में। तो एक एसेट एलोकेशन मिल जाता है। रिस्क जैसा अभी बता भी रहे थे हेमंत जी कि इक्विटी के मुकाबले काफी कम रहता है और टैक्स एडवांटेज की वजह से ये बहुत जल्द पॉपुलर होते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये हर निवेशक के एसेट एलोकेशन में होना चाहिए, उनके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बहुत ही अच्छी कैटेगरी है। यहाँ पे आपको अक्रॉस एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन भी मिल रहा है और आप अच्छे रिटर्न्स भी यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेट के कंपैरिजन। बिल्कुल, डेट फंड की तरफ जरा आए और डेट फंड के आंकड़े पहले मैं दिखा दूं। जून में डेट जो कैटेगरी है डेट फंड की, उसमें लगभग 14,000 करोड़ रुपए का निवेश आया था, जो कि कई गुना बढ़ के जुलाई में 61,440 करोड़ पर आया है। उसमें भी लिक्विड फंड एक ऐसी कैटेगरी रही है जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने पैसे डाले हैं। लिक्विड में 51,938 करोड़ रुपए का निवेश आया है, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है डेट फंड में निवेश का। कैसे समझा जाए इसको हेमंत जी? देखिए स्वाति, जैसा मैंने पहले कहा कि जब से वो टैक्सेशन चेंज हुआ है, इंडेक्सेशन बेनिफिट गया है, तो ऐसे फंड जो सुटेबल थे, कह सकते हैं हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए, उनमें इन्वेस्टर्स की रुचि जो है बहुत कम हो गई है। अगर हम एनालाइज करें डेट में कहाँ पैसा आ रहा है, तो बेसिकली 4 कैटेगरी में पैसा आता है। एक तो ओवरनाइट फंड्स, या फिर हम कह सकते हैं जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि लिक्विड फंड में सबसे ज्यादा पैसा आता है। फिर लो ड्यूरेशन है, शॉर्ट ड्यूरेशन वाले फंड्स हैं, राइट, और मनी मार्केट फंड है। सिर्फ ये कैटेगरी है जिनमें पैसा आता है और इनमें भी मेजॉरिटी जो पैसा आता है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का नहीं होता है। उसको बेसिकली कॉर्पोरेट मनी है, जो जिनके पास बहुत छोटे समय के लिए पैसा होता है, वो पैसा जो है लिक्विड फंड्स के अंदर आता है। जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, स्पेशली जो हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में, जब से वो टैक्स चेंजेस हुए हैं, उन्होंने आर्बिट्राज फंड में पैसा डालना शुरू कर दिया और आर्बिट्राज में अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी थी। और हमने देखा है कि इस महीने में भी, जुलाई में भी, काफी ज्यादा पैसा आर्बिट्राज फंड में आया है। तो डेट में जो मेजॉरिटी पैसा जो है सिर्फ उन्हीं फंड्स में आ रहा है जहां पे जो बेसिकली पार्किंग ऑफ फंड्स के लिए सूटेबल है, और उसमें भी सिग्निफिकेंट अमाउंट जो मनी आता है वो कॉर्पोरेट सेक्टर से आता है, और इंडिविजुअल का पैसा जो आता है वो आर्बिट्राज फंड में। और एक आखिरी कमेंट विश्वजीत जी आपसे, जो तमाम आंकड़े हमने देखे और समझे हैं, उसमें ये बात काफी ज्यादा अटेंशन वाली है, वो ये कि जुलाई के महीने में कुल 17 एनएफओ बाजार में लाए गए और सिर्फ एनएफओ से ही 6,723 करोड़ रुपए का निवेश आया है। तो एक जो नए फंड आने का जो सिलसिला और उसके बाद बाजार में पैसा आना, ये भी एक किस तरीके का ट्रेंड हम इसे समझें? देखिए स्वाति जी, ये हमेशा से रहा है कि जब मार्केट हाई पे होती है तो एएमसीज को पता है कि इस समय निवेशक पॉजिटिव मूड में है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसी टाइम पे वो अपने एनएफओज लेके आते हैं और अपने पूरी बास्केट को भी कंप्लीट करना चाहते हैं। ज्यादातर ईटीएफ फंड्स आए हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा फंड्स तो नहीं आए हैं, बट एनएफओ एक स्कीम है, एक स्टोरी होती है। हर एएमसी के पास सेल करने के लिए कुछ थीमेटिक फंड्स हैं, कुछ सेक्टोरल फंड्स हैं, तो वो निवेशकों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि कोई नया फंड आ गया है जो 10 रुपए एट पार पे मिलेगा। वो आईपीओ से भी कभी कभी उसको कंपेयर करने लग जाते हैं, हालांकि वो गलत है। तो निवेशकों को एक अट्रैक्टिव लगता है कि आज कम एनएवी पे ये फंड हमें मिल जाएगा और आगे चल के इसमें अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एनएफओज के लिए ये एएमसीज का अच्छा टाइमिंग रहता है और इसमें फंड मिल जाते हैं और बहुत सारे एएमसीज के जो फंड उन्होंने अभी तक लॉन्च नहीं करे हैं, वो इस टाइम पे वो लॉन्च करते हैं और उनकी पूरी बास्केट जो भी इनकी कैटेगरीज हैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें उनको अच्छे फंड मोबिलाइज हो जाते हैं और ये एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी है एएमसीज की फंड मोबिलाइज करने की। बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद करेंगे इसी के साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हेमंत रुस्तगी और विश्वजीत पराशर का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, देखते रहिए जी बिजनेस।